गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था 10th क्लास का सोशल साइंस हिस्ट्री का एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट से जिन्होंने इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ खोली थी। दूसरा हमने पढ़ा था कि उनके पास कैपिटल कहाँ से आया, और देन आफ्टर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वर्कर्स काम करते थे वो वर्कर्स कहाँ से आए थे। क्लियर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द पेकुलरिटीज ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसको हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, ये इसका फर्स्ट पार्ट है इस टॉपिक का। क्लियर है। द पेकुलरिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सबसे पहले तो हमें इस हेडिंग को ही समझना है कि द पेकुलरिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ये हेडिंग है हमारी, इस हेडिंग का मतलब क्या है। देखिएगा, पेकुलरिटीज का मतलब होता है, एक सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं, अनोखापन। कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो अनोखापन हमें दिखाई दिया, जो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी उसमें जो अनोखापन था, जो अजीबोगरीब चीज़ें हमें दिखाई दी, उसके बारे में ये टॉपिक है। क्लियर है। तो हम उन अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे ये अजीबोगरीब चीज़ों थी, ये कैसे हुई। क्लियर है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया के ऊपर कौन डोमिनेट करता था, कौन रूल करता था, ब्रिटिशर्स रूल करते थे। ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था इंडिया, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। फिर भी इंडियन इंडस्ट्रीज ने इंडस्ट्रीज खोली और वो लोग, उन लोगों ने अपने आप को सरवाइव भी किया और आगे जाके compete भी किया किनको, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को। तो ये सब कुछ उन्होंने कैसे किया, जबकि हमारे ऊपर कंट्रोल किसका था, ब्रिटिशर्स का। फिर भी उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज खोली और इंडस्ट्रीज को सरवाइव भी कराया और आगे जाके कंपटीशन भी किया। तो ये हम समझेंगे यहाँ पे कि क्या ऐसे रीजंस रहे या क्या ऐसी कंडीशंस रही जिनसे इंडियन इंडस्ट्रीज क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए और आगे जाके compete कर पाए किनको, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को। क्लियर है। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो है वो है डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेन्यूर। मतलब क्या है इसका कहने का मतलब, समझिएगा इस लाइन का मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्रीज चल रही थी इंडिया के अंदर, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट से उन्होंने डिफरेंट सेगमेंट को पकड़ा। उन्होंने जैसे समझने की कोशिश करे बिना कि जैसे इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के सामान आ रहे थे इंडिया के अंदर, अब अगर इंडियन इंडस्ट्रीज भी वही सामान बनाना शुरू कर देती तो क्या इंडियन इंडस्ट्रीज उन ब्रिटिशर्स के में ब्रिटिश से आने वाले प्रोडक्ट्स को compete कर पाती, क्या वो उनके साथ कंपटीशन कर पाती, नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्रीज थी वो पुरानी चल रही थी। क्लियर है। और जो इंडियन इंडस्ट्रीज लिस्ट थे वो नई इंडस्ट्रीज खोल रहे थे, तो वो उनको क्या नहीं कर सकते, compete नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट सेगमेंट्स को पकड़ा, यानी कि उन्होंने ऐसी चीजें बनाना स्टार्ट किया जो ब्रिटिशर्स नहीं बना रहे थे या फिर ब्रिटिशर्स जो इंडिया नहीं लेके आ रहे थे, उन चीजों को प्रोड्यूस करना इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज ने शुरू किया। देखते हैं कैसे, समझिएगा थोड़ा सा कि जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी, है ना, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था तीन मेन यूरोपियन एजेंसीज के नाम मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको बताए थे। क्लियर है। तो ये जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी ये क्या प्रोड्यूस करती थी या क्या लेती थी वो देखिएगा। स्टेबलाइज टी कॉफी प्लांटेशन। सबसे पहला काम तो क्या था कि टी बनाने का काम, कॉफी बनाने का काम, ये किसका था, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज का। क्लियर है। यानी कि ये चीजें कौन प्रोड्यूस करता था, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज प्रोड्यूस करती थी। इसके अलावा इन्वेस्टेड इन द माइनिंग में, इंडिगो में, जूट में, ये सब काम कौन कौन कर रहा है, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज। इसके साथ साथ यूरोपियन मैनेजिंग इंडस्ट्रीज क्या करती थी, इंपोर्ट्स करती थी किसको, मैनचेस्टर मेड गुड्स को। यानी कि वो क्या करती थी, जो मैनचेस्टर या ब्रिटिश के अंदर जो क्लॉथ्स बनते थे उन क्लॉथ्स को लेकर कहाँ आती थी, इंडिया आती थी और इंडियन मार्केट के अंदर उसको सेल करती थी। क्लियर है। तो जो इंडियन बिजनेसमैन थे उन्होंने क्या किया वो देखिएगा। इंडियन बिजनेसमैन अवॉइडेड कंपटीशन। उन्होंने सबसे पहली बात, उन्होंने कंपटीशन किया ही नहीं, उन्होंने कंपटीशन किया ही नहीं, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। देखिएगा अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इंडियन बिजनेसमैन ने कंपटीशन किया ही नहीं, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर जब उन्होंने कंपटीशन ही नहीं किया तो जब मैनचेस्टर गुड्स इंडिया आ रहे होंगे, यहाँ पर कपड़ा आ रहा होगा, तो फिर जब वो बिक रहा होगा मार्केट के अंदर तो इंडियंस क्या प्रोड्यूस कर रहे थे। क्लियर है। तो वो देखते हैं हम लोग। प्रोडक्शन ऑफ द कोर्स कॉटन यार्ड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये इन्होंने क्या बनाना शुरू किया, कोर्स कॉटन यार्ड। इन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश, देखिएगा ब्रिटिशर्स क्या लेके आ रहे हैं, क्लॉथ लेके आ रहे हैं, कहाँ पर, इंडिया के अंदर। लेकिन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं, वो क्लॉथ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, यार्न।
वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? यार्न। और यार्न भी किस क्वालिटी का? कोर्स क्वालिटी का। इनका कहना क्या था कि ठीक है आप अपना क्लॉथ लेके आ रहे हो, आप क्लॉथ लेके आओ अपना मार्केट के अंदर बेचो, हम तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, अब तो यार्न प्रोड्यूस करेंगे और यार्न को ही मार्केट के अंदर सेल करेंगे। क्लियर है? तो इन्होंने क्या बनाया शुरुआत में, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब इंडिया के अंदर मिल्स खुली, इंडिया के अंदर कॉटन मिल्स खुली, तो कॉटन मिल्स ने स्टार्टिंग में कॉटन क्लॉथ नहीं बनाया है, उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या बनाया है? यार्न बनाया है, धागा बनाया है। यार्न माने क्या होता है? धागा, थ्रेड। क्लियर है? धागा बनाया उन्होंने कपड़ा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि कपड़ा तो कहां से आ रहा था? ब्रिटिशर्स से आ रहा था। अगर वो लोग भी कपड़ा बनाते तो उनको क्या करना पड़ता? कंपटीशन करना पड़ता किनके साथ में? ब्रिटिशर्स के साथ में। तो उन्होंने अवॉइड किया इस कंपटीशन को और उन्होंने क्या बनाया? थ्रेड बनाया। क्लियर है? रेदर देन द फैब्रिक, फैब्रिक की जगह उन्होंने क्या बनाया? धागा बनाया। और वो क्या करते थे? इस धागे को मार्केट के अंदर बेचते थे। अब इस धागे को कौन खरीदता था? तो मार्केट के अंदर इसको वेवर जितने भी होते थे वो इस धागे को खरीदा करते थे। साथ ही साथ वो इस धागे को, इस यार्न को क्या करते थे? एक्सपोर्ट भी करते थे। कहां पर करते थे? चाइना में करते थे। जो चाइनीज मिल थी उनके अंदर जो कपड़ा बनाया जाता था उसके लिए जो धागा चाहिए होता था वो कहां से एक्सपोर्ट किया जाता था? इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था। क्लियर है? इतना समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट क्या था कि उन्होंने एक डिफरेंट सेगमेंट को अपनाया। डिफरेंट सेगमेंट का मतलब है डिफरेंट चीजों को अपनाना, ऐसी चीजों को अपनाना, ऐसी चीजों को प्रोड्यूस करना जो ब्रिटिशर्स नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो डिफरेंट सेगमेंट को अपनाया इन्होंने, और डिफरेंट सेगमेंट में इन्होंने किसको अपनाया? यार्न को अपनाया, अपेक्षा किसके? अपेक्षा किसके? फैब्रिक की। क्लियर है? क्लॉथ की। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग कि स्वदेशी मूवमेंट गेव बूस्ट। जिस समय पर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर, जिसमें इंडियन लीडर्स थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने जब इंडिया के अंदर स्वदेशी मूवमेंट, इन्होंने आपको पता है बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट किए, उनमें से एक मूवमेंट था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जब इन्होंने स्टार्ट किया तो उस समय पर इन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को थोड़ी सी बूस्ट मिली, इनको थोड़ी सी ग्रोथ करने का समय मिला। वो मैं समझाता हूँ कैसे मिला। क्योंकि देखो बेटा, आपको पता है स्वदेशी मूवमेंट जब इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था तो उसमें क्या कहा गया था? लोगों को मोबिलाइज किया गया था, लोगों को ये बताया, प्रेरित किया गया था लोगों को इस चीज के लिए कि आप लोग क्या करें? ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करें। आप ब्रिटिश गुड्स को क्या करें? बायकॉट करें। और किस चीज को अपनाएं? स्वदेशी चीजों को, यानी कि इंडिया के अंदर बनी हुई चीजों को अपनाएं। इस चीज के लिए क्या किया था? लीडर्स ने लोगों को प्रेरित किया था। अब जब लोग क्या करेंगे? जब बायकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स को, बाहर से बने हुए ब्रिटिश गुड्स को जब वो क्या करेंगे? बायकॉट करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है वो कपड़े उन्होंने ब्रिटिशर्स के बने हुए कपड़े पहनना छोड़ दिया तो क्या वो नंगे रहेंगे? नहीं ना, कपड़े तो वो फ्री में पहनेंगे। तो वो कपड़े कौन से कपड़े पहनेंगे? वो कपड़े पहनेंगे जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज बना रही हैं। कुछ चीजें समझ में आई? तो स्वदेशी मूवमेंट गेव बूस्ट, नेशनलिस्ट मोबिलाइज्ड पीपल टू बायकॉट द फॉरेन क्लॉथ्स। जैसे कि मैंने बताया आपको, जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने मोबिलाइज किया, उन्होंने प्रेरित किया लोगों को क्या करने के लिए? टू बायकॉट द फॉरेन क्लॉथ्स, कि वो क्या करें? बायकॉट करें किस चीज को? फॉरेन क्लॉथ्स को। और किस चीज को अपनाएं? स्वदेशी प्रोडक्ट्स कैप्चर द मार्केट। क्योंकि अब जब बायकॉट कर दिया उन्होंने फॉरेन गुड्स को, तो लोगों ने ब्रिटिश गुड्स को पहनना बंद कर दिया। तो अब जो लोग हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स को अपनाएंगे? वो इंडियन गुड्स को या स्वदेशी गुड्स को अपनाएंगे। क्लियर है? तो शिफ्ट फ्रॉम द यार्न टू क्लॉथ। तो इस समय पर जिस समय स्वदेशी मूवमेंट चला है उस समय पर जो इंडियंस मिल्स थी उन इंडियंस मिल्स ने शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। कहां से? यार्न से क्लॉथ की तरफ। यानी कि जो इंडियन मिल्स पहले क्या प्रोड्यूस करती थी? यार्न प्रोड्यूस करती थी। अब वो यार्न की जगह पे क्या प्रोड्यूस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया? क्लॉथ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। ये हमें एक एग्जांपल से भी दिखाई देता है कि कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इन इंडिया डबल्ड बिटवीन द 19 to 1912। यानी कि 1900 से 1912 के बीच में, यानी कि इन 12 सालों के बीच में जिस समय पर स्वदेश मूवमेंट इंडिया के अंदर चला, उस समय पर इंडिया के अंदर जो क्लॉथ बना वो उसका प्रोडक्शन कितना हो गया था? डबल बढ़ गया था, यानी कि दुगना हो गया था। क्लियर है? तो ये इसका क्या था? फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने कुछ रीजंस को देखा कि जिससे हमें समझ में आता है कि इंडियन इंडस्ट्रीज ने किस तरीके से ग्रोथ की। उसमें हमने पहला क्या देखा कि इंडियन इंडस्ट्रीज ने डिफरेंट सेगमेंट्स को अपनाया प्रोडक्शन के को। दूसरा